नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो एक सीरियल किलर की है। एक ऐसा सीरियल किलर जो 2 साल तक ऐसी लड़कियों को निशाना बनाता जिनके माँ बाप गरीब होते, मजबूर होते, दहेज नहीं दे पाते, और उनका समय के साथ साथ वो बलात्कार करता, रेप करता, और एक समय आता जब दुल्हन के रूप में उसे सजाता, सारे जेवर, सारे गहने पहने जाते और लाल रंग के जोड़े में उसे लाया जाता और उसके बाद में उसका कत्ल कर देता। ये सिलसिला इसका लगभग 2 साल चला और इसने 1-2 नहीं 16 मर्डर कर दिए, 16 लड़कियों की जान ले ली। ये कितना खतरनाक। अच्छा, होता यह है कि जब कोई सीरियल किलर होता है तो पहले जो कत्ल करता है वो, और उसकी कोई छानबीन या उसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो वो नहीं पकड़ा जाता है और उसका मन बढ़ जाता है और दूसरा करता है, दूसरे के बाद तीसरा करता है। लेकिन उस जो मरने वाली लड़कियां हैं, जो गायब होने वाली लड़कियां हैं, गायब होती रहती हैं, लेकिन उनकी कोई खास कड़ी से कड़ी जोड़ करके पहचान नहीं की जाती और उस मुलजिम तक नहीं पहुंचा जाता। ये शायद पुलिस या अच्छी तरह से काम नहीं किया इस केस में, या फिर वो अपने आप को उसमें पूरा 100% जुटा नहीं पाई, जिसकी वजह से उस कातिल तक पहुंचा जा सके। ये घटना गोवा की है और गोवा में एक सीरियल किलर 2 साल तक टहलता रहा है और 16 लड़कियों के मर्डर कर दिए और पुलिस को इस बात की कानो कान भनक ही नहीं हुई। कुछ गोवा की पुलिस को ये पता ही नहीं लगा कि वहाँ खुलेआम कोई सीरियल किलर घूम रहा है। लेकिन अब जो भी रहा हो, इस घटना को, इस कहानी को पूरी तरह से समझते हैं कि एक गोवा में बहुत खूबसूरत जगह है। जब जाएंगे तो एक पौंड पुलिस स्टेशन पड़ती है और उस पुलिस स्टेशन में एक दिन 2 कपल्स आते हैं। यानी एक लड़की है जिसका नाम योगिता है, उसके माता पिता आते हैं और वहाँ पर वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरी बेटी जिसकी उम्र ये है और उसका नाम योगिता है और वो इसी समय पर गायब हुई है। पुलिस जब इन सब चीज़ों को सुनती तो उसके फ़ोटो और जो भी है वो दिया जाता है और पुलिस उन सब चीज़ों को रख लेती है और बस यही सोचा कि कहीं भाग गई होगी, कहीं चली गई होगी, किसी लड़के के साथ लव मैरिज कर लिया होगा। क्योंकि तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि लव मैरिज के सिलसिले में ये हो जाता है कि उनके घर वाले राज नहीं होते हैं और कोई बातचीत नहीं होती है, तो वो ये समझ जाते हैं कि शायद कहीं ना कहीं अब इनकी नज़रों से दूर चले जाएं, बच जाएं, और वो फिर लड़कियां हों या लड़के काफ़ी दिन तक घर पे संपर्क नहीं करते हैं। अब यही मामला पुलिस, अब इन सब चीज़ों को पुलिस इन सब मामलों को समझने के बाद में वो क्या करती है कि छोड़ देती है, ज़्यादा उस पर विचार नहीं करती। लेकिन यही विचार ना करना, शायद अगर योगिता जिस दिन गायब हुई थी उस दिन अगर विचार होता और पूरी तरह से पुलिस इस पर ध्यान देती और इसको उस नज़र से देखती कि जिस नज़र से कि कोई ना कोई इसके पीछे जरूर कारण है जो लड़की गायब हुई है, लेकिन सीधा कारण पकड़ लेना वो थोड़ा उस लड़की की जान पे बनाई। जब ये सन 2009 की घटना है, सन 2009 की कहानी है। जब सन 2009 में ऐसी घटना हो रही थी तो गोवा के अंदर पूरा हड़कंप मचा हुआ था, सारे लोग घबराए हुए थे और ये 2 साल तक किलिंग करता रहा, कुंवारी लड़कियों को मारता रहा, उनसे पैसे ऐंठता रहा, ये सब करता रहा। हुआ ये कि जब योगिता के माता पिता ने FIR लिखवाई तो पुलिस ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ध्यान नहीं दिया गया तो उनके माता पिता को फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई, चिंता हुई। तो उन लोगों ने कहा कि लड़की हमारी किसी प्रकार से गलत है नहीं, अच्छी लड़की थी, तो आखिर हुआ तो हुआ कैसे। तो उसके माता पिता की, जो योग्यता होती है, उसके माता पिता की कुछ थोड़ी पकड़ जो है, जो नेता होते हैं या कोई ऐसे लोग होते हैं जो ऊंचे तक पहुंच रखने वाले होते हैं, तो उनसे जाकर के बताया कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और मेरी बेटी कम से कम 4 से 5 दिन से गायब है। जब 4-5 दिन से गायब बताया जाता और कोई कार्रवाई नहीं, कोई ढूंढ नहीं, कोई खोज नहीं चल रही है, तो अब नेताओं का ऊपर से जब दबाव आता है तो दबाव आने के बाद में पुलिस उस मामले को सख्ती से लेती है और सख्ती से लेती है तो पता लगता है कि
पुलिस को याद आता है कि हमने 3 से 4 दिन पहले एक लाश बरामद की थी जो जंगल से मिली थी, और उस जंगल में कोई निकल रहा होगा रास्ते में, तो उसने बताया था, तो एक लाश बरामद की, और लाश बरामद करने के बाद उसके फोटोज, मतलब जो ये होता है कि अब कोई उसका पता लगाने वाला तो था नहीं, कोई था नहीं, तो उसने बॉडी का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन उसके फोटोज, उसके कपड़े, उससे जुड़ी कई सारी चीज़ें ऐसी रखनी पड़ती हैं ताकि भविष्य में काम आ सके। तो उन्होंने फोटोज और ये सब रखा था। तो पुलिस को याद आया कि 4-5 दिन पहले एक लाश बरामद हुई थी जंगल से, तो उस लाश के बारे में और उसकी फ़ोटो के बारे में बताया जाए और दिखाया जाए योगिता के माता पिता को, तो हो सकता है शायद कोई ना कोई रास्ता मिले हमें आगे कार्रवाई करने में। तो उसके माता पिता को बुलाया गया, और बुलाने के बाद में पूछा गया कि इस लड़की की जो फ़ोटो है, ये तुम क्या जानते हो, ये कपड़े पहचानते हो? तो उसके माता पिता देखते ही समझ गए और जान गए, तो वो बस वहीं पर पछाड़ खा के गिर गए और रोने लगे कि ये जो फ़ोटो है, ये मेरी बेटी योगिता की है। अब योगिता की जब फ़ोटो देखते हैं तो पता लगता है ये लड़की तो मर चुकी है, इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। तो अब पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करती है और काम करना शुरू करती है, और अब इस सीरियल किलर को ढूंढने की बारी थी। अब पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मुजरिम है जो, जब पुलिस इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाती है एक थाने से दूसरे थाने, तो पता लगता है कि इस तरह से कम कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। और कई जगह से पता लगता है, कई जगह से नहीं भी पता लगता है। तो पता लगता है कई लड़कियां गायब हैं जो अपने घर नहीं पहुंची, और उस समय जो लड़की की मौत हुई थी वो सब लाल जोड़े में थी और पूरे गहने पहने हुए थे। पूरी तरह से वो जैसे एक सज समझ करके शादी के लिए तैयार लड़की थी, इस प्रकार से उसका मर्डर किया गया था। तो उसके माता पिता ने कहा कि इसने लव मैरिज तो करने की हमसे कभी कोई बात ही नहीं की, तो आखिर करने क्यों गई थी? खैर, अब पुलिस ये भी सोचती है कि इस प्रकार से जब फोटोज निकाले जाते हैं और थाने थाने से खबर ली जाती है, तो हर थाने में 2-4 फोटो मिल जाते हैं। तो ये हुआ कि 2-3 थानों से कम 6-7 फोटोज मिलाए गए, तो सबके सब इसी प्रकार से थे, दुल्हन के जोड़े में, जेवरात पहने हुए। लेकिन उसके जेवरात जो थे वो निकाले गए थे, खींच लिए गए थे। जेवरात नहीं मिलते हैं, लेकिन जब खींचे गए थे, निकाले गए थे, तो उनके पोस्टमार्टम में असाइन आ जाते हैं। तो ये सब हुआ कि ये सारी चीज़ें आखिर एक दूसरी कड़ी से मिल रही थी। जब मिलाया गया तो लगा कि कोई ऐसा ही किलर है जो इन सबको मारने वाला एक ही है। तो अब योगिता के जो माता पिता हैं उनसे बातचीत की जाती है, पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी कब गायब हुई और किधर गायब हुई। तो उसके पिता ने जो डिटेल्स दी, उस डिटेल के आधार पर पुलिस ने जानकारी प्राप्त करना शुरू किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। जब नहीं मिली तो उसके फ़ोन नंबर को, उसका जो कॉल डिटेल था वो तलाशा गया, उसे निकाला गया, उसको पूरी तरह से चेक किया गया, तो कोई खास उसमें से भी नहीं मिला। लेकिन जब मिलता नहीं है तो पुलिस बड़ी हैरान थी कि आखिर पता लगाएं तो लगाएं कहाँ, सुराग जुटाएं तो जुटाएं कहाँ से। तो पुलिस के दिमाग में एक बार फिर आया कि उस कॉल डिटेल को एक बार और चेक करते हैं। तो उस कॉल डिटेल को चेक करना शुरू किया। जो लास्ट बार नंबर आया था, जो अंतिम बार एक फ़ोन आया था, उस बारे में पता किया। तो पुलिस ने उस जब नंबर को तलाशा, पता किया, तो पता लगा कि एक गोवा की ही रहने वाली लड़की है जिसका नाम शर्मिला है, और वो नंबर शर्मिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस तलाश करते करते शर्मिला के पास पहुंची और शर्मिला को जाकर के उसके फोटोज दिखाई योगिता की और कहा कि तुम इसे जानती हो, तुम इसे पहचानती हो? तो उस लड़की ने कहा कि नहीं। तो फिर कहा कि अगर तुम पहचानती नहीं, तुम जानती नहीं, तो इसे तुमने फ़ोन क्यों किया इस टाइम पर? तो शर्मिला ने कहा कि हमने फ़ोन भी नहीं किया, ना मैं उसे जानती हूँ और ना ही मैंने उसे फ़ोन किया। अब पुलिस को एक सस्पेक्टेड लड़की मिल गई थी जिसका नाम शर्मिला था, क्योंकि अब पुलिस का शक उसी पर जा रहा था, क्योंकि उसके फ़ोन से फ़ोन गया और बात हुई, और उसके बाद जो उसने कहा कि ना मुझे मालूम है और ना मैंने फ़ोन किया। तब पुलिस ने पूरी तरह से कहा कि ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई ज़रूर कारण है और ज़रूर तुम छिपा रही हो मुझसे,
तुमने फ़ोन नहीं किया तो फिर फ़ोन किया क्यों? तो शर्मिला को याद आया कि उसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है महानंद, जिसने शायद फ़ोन किया हो। तो अब जब बताया गया कि महानंद उसका बॉयफ्रेंड है, उसने बताया, तो पुलिस ने सोचा कि चलो एक बार इससे मिल लेते हैं, हो सकता है इसने फ़ोन किया हो। महानंद को बुलाया गया। जब महानंद को बुलाया गया तो उसे पकड़ा गया, उससे बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो उसने कहा कि नहीं, हमने फ़ोन नहीं किया। उसने सीधे तौर पर मना किया कि फ़ोन हमने नहीं किया। फिर शर्मिला के ऊपर पुलिस का जो शक था, फिर शर्मिला से बातचीत की। तो शर्मिला से कहा गया कि एग्जैक्ट एक बात बताओ कि जिस समय पर ये फ़ोन आया है, जिस टाइम पर फ़ोन आया, उस टाइम पर फ़ोन तुम्हारा था किसके पास? तो शर्मिला याद करके बताती है और कहती है कि ये फ़ोन उस समय महानंद के पास ही था। जब महानंद के पास ही बताया जाता तो महानंद के पुलिस बहुत अच्छी तरह से पेश आती है। उसने कहा कि अब बताना पड़ेगा कि तुमने फ़ोन किया क्यों? तब जब उसने फ़ोन के बारे में जब पुलिस ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला और उस पर पुलिसिया अंदाज से पेश आई पुलिस, तब उसने बताया कि उसने ही फ़ोन किया था। और फिर पता लगा कि मर्डर क्यों किया तुमने? अब जब फ़ोन किया तो मर्डर भी तुमने किया। पुलिस जब बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आती है उसके साथ, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, तब वो टूट जाता है और तब एक कहानी सुनाता है। और एक कहानी और एक घटना एक ये सुनाता है कि वो एक गरीब लड़का था, जो उसकी शादी नहीं हो रही थी, कोई शादी तय करने वाला नहीं था और कोई उसकी ना गर्लफ्रेंड थी, ना उसकी कोई मिलने वाली। तो वो बहुत परेशान था इन सब चीज़ों को, क्योंकि उससे कोई दोस्ती नहीं कर रही थी। तो उसने एक प्लान बनाया। और जो गोवा है, गोवा शहर में एक चीज़ और है कि वहाँ पर दहेज के लिए मामले बहुत ज़्यादा हैं। दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा है, उस समय भी बहुत ज़्यादा थी जिस समय का ये मामला था कि अगर दहेज नहीं है तो फिर शादी होना बड़ा मुश्किल था लड़कियों की। तो ये उन घरों को तलाशता कि एक शहर में जाता और मतलब एक दूसरे शहर में जाता और हर बार यही एक घटना कहानी रचता कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, शरीफ ख़ानदान का हूँ मैं। कोई लड़की के माता पिता से मिलता और बातचीत करता और बातचीत करने के बाद में ये बताता कि मैं यहाँ यहाँ नौकरी करता हूँ, तो अगर चाहें तो मैं अपने माँ बाप से मिलवा दूँ आपको। ये या तो लड़की से बात हो जाती तब ये इसके माता पिता के पास जाता था, और लड़की से बात नहीं होती तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा करके उस लड़की के माता पिता से बात कर लेता और अपने आप को शरीफ और नौकर बताता है, और बताने के बाद में कहता है कि मैं दहेज नहीं लूँगा। अब इससे अच्छी बात घर वालों के लिए क्या हो सकती है, क्योंकि दहेज की वजह से शादी नहीं हो रही है। और दहेज तो ऐसे लोगों को चुनता जिनके पास पैसे कम होते थे, मजबूरी होती थी और लड़कियां ठीक ठाक थी। इन घरों का वो व्यवस्था बनाई और ऐसे लोगों से मुलाकात की। तो उस समय एक काम यही करता था कि उनसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद में वहाँ से निकल गया। उसके बाद में उस लड़की का नंबर आपस में अदला बदली कर लिया, और अदला बदली करने के बाद में वो लड़की से डायरेक्टली बात करने लगा। बात करते करते कुछ समय के बाद ये कहता कि देखो, मेरा माता पिता मानेंगे नहीं, वो हमारी और आपकी सुनेंगे नहीं, इसलिए शादी दहेज के बिना नहीं हो पाएगी। तो हम लोग एक प्लान करते हैं, हमने तुमसे प्यार किया, मोहब्बत की। वो झांसे में लेता और कहता कि तुम तैयार होकर के और सच संवर करके आ जाओ, और हम कोर्ट में चलेंगे, वहीं पर अपनी हम लव मैरिज कर लेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे। अब लड़की उसके झांसे में आ जाती। लड़की को क्या लगता था, लड़की कम से कम 2 महीने 3 महीने बात करने के बाद में लड़की को इस प्रकार से जता देता कि उससे ज़्यादा उसका कोई हमदर्द इस दुनिया में नहीं है। वो उसकी बताई हुई जगह पर लड़की इस प्रकार से तैयार होकर के जेवरात गहने लेकर जो भी घर में था वो व्यवस्था के साथ पहुंची। व्यवस्था के साथ पहुंचने के बाद में उसने अपनी जो तय जगह पर बुलाया वहां पर गई, और उसके बाद में उसके साथ वो घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम बिताया, बिताने के बाद में उसके साथ रेप बलात्कार अपनी हसरतों को पूरी किया। पूरी करने के बाद में उसी के चुन्नी और दुपट्टे से उसका गला घोंट देता। ये लगभग 15 लड़कियों के साथ कर चुका था। 15 लड़कियों से जो भी अब उसके बदन पर जेवरात मिलती, जो भी पैसे लेकर जाती, वो सारा हड़प लेता और उस पैसे को अगली लड़की पर खर्च करता। और इस प्रकार से वो पूरी चेन बना दिया और 15 लड़कियों के मर्डर कर दिए थे योगिता से पहले। और योगिता का
जब मर्डर किया है इसने, तो ये 16वां इसका मर्डर था। और 17वां जो इसका शिकार था वो स्वयं शर्मिला थी, जिसके फ़ोन से इसने फ़ोन किया था, क्योंकि अभी इससे कम से कम 1-2 महीने से दोस्ती थी और कम से कम ये 3 महीने के अंदर में जब एक दूसरी लड़की को शिकार बना लेता तब पहली वाली को मार देता। इस प्रकार से ये काम कर रहा था। खैर अब धीरे धीरे बाद में जब पुलिस का खुलासा हुआ, जब पुलिस इस बात को समझा, तो जो योगिता के माता पिता हैं उन्होंने अगर मेहनत न की होती तो शायद योगिता के कातिल का तो पता नहीं चलता, पर 15 और लड़कियों के जो मर्डर किए थे उसका भी खुलासा नहीं होता। और उसके साथ साथ उनके घर वालों ने इतनी मेहनत जरूर की कि होने वाले 17वां मर्डर शर्मिला को बचा लिया, वरना शर्मिला इसका 17वां शिकार थी। लेकिन खैर समय रहते पकड़ा गया और अन्य लड़कियों की जान बच गई। पुलिस अगर यही काम पहले कर लेती तो शायद इतने मर्डर नहीं होते, क्योंकि गुमशुदगी की तलाशें तमाम 16 लड़कियों 15 लड़कियों के जो तलाश करने की कोशिश की गई, उनके माता पिता ने तलाश की लेकिन नहीं ढूंढ पाई। अगर पुलिस चाहती तो कहीं ना कहीं से सुराग निकाल करके इस कातिल को पकड़ लेती और क्राइम जो इतना सीरियल चलता है वो घट जाता और ये रुक जाता। लेकिन जो काम बाद में हुआ उसकी वजह से अब अन्य आगे के क्राइम रुक गए थे और उसे फिर जेल भेजा गया और उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। कोर्ट का जो निर्णय था उस हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा फाइनल रिपोर्ट नहीं है, अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे कोई किसके नई अपडेट आती है मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। अब इस घटना को सुनने के बाद में आपको जैसा भी समझ में आया हो अपनी राय कमेंट में ज़रूर भेजें। मिलते हैं कल किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।